Good morning, student. Now, today we will continue our topic of projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने पूरा डिटेल में आपको पिछली बार प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालना है उसके बारे में मैंने आपको डेरिवेशन बताया था। ठीक है। और बच्चों, हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग पढ़ रहे थे तब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती, वो याद रखना आप लोग, भूलना मत उसको, कि वो ये होता है प्रोजेक्टाइल को हम लोग जब ऊपर थ्रो कर देते हैं प्रोजेक्टाइल को, तब थ्रो करते वक्त हम उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं। क्या देते हैं? इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग उसको थ्रो कर देते हैं। करेक्ट। उसको कुछ हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर देते हैं और उस वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं। उस वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल। बराबर। तो उस वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब जो अब जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है यू एक्स और यू वाई। यू एक्स का वैल्यू था यू कॉस थीटा, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल को कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया था और ये बीच वाला वेक्टर यू था। तो वेक्टर को हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया था, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करना है ये हमने पढ़ लिया था वेक्टर चैप्टर में, हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर। बराबर। यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। बराबर। तो कैसे रिजॉल्व करना है हमने इसको पढ़ लिया था वेक्टर चैप्टर में। बराबर। अब वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी का जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसके बारे में हमने ये बोला था कि it remains constant, it remains constant, it does not change, it remains constant, it does not change। क्योंकि ओके क्योंकि क्योंकि इसके लिए हमने ये रीज़न दिया था कि there is no opposing force, there is no opposing force acting in horizontal direction। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल हमारा मूव कर रहा था, जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल एज अ फुटबॉल लिया था पिछले वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो वो प्रोजेक्टाइल जब ऐसे मूव करता है तो वो दो तरह की चीज़ें करता रहता है। एक वो अपना हॉरिजॉन्टल मोशन दिखा रहा है और एक वर्टिकल मोशन दिखा रहा है। बराबर। लेकिन हम लोग अज्यूम ये करते हैं कि देर इज नो ऑपोजिंग फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्टिंग नहीं कर रहा है। हमने पिछली बार एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया था। एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। सो इसीलिए हमने यूएक्स को कांस्टेंट रखा था। कि याद रखना, इसको भूलना मत, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ, यू वाई साइन थीटा ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल यानी ये चेंज होता रहता है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्या वर्टिकल कंपोनेंट बोलो, वर्टिकल मोशन बोलो, वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is under the influence of, is under, is under the influence of gravity, is under the influence of gravity। तो वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है हर बार चेंज होता रहता है। क्योंकि पहली चीज आपको क्या है कि कोई भी वेलोसिटी को अगर चेंज करना है तो उस पर फोर्स लगाना चाहिए ना। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जब वो पार्टिकल वर्टिकल मोशन दिखाएगा तो वो वर्टिकल मोशन ऑपोज किया जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हर बार चेंज करता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसको चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ऑपोजिट फोर्स लगाना जरूरी है। लेकिन वो ऑपोजिट फोर्स बहुत कम होता है तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। वो ऑपोजिट फोर्स एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो उसको हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऑपोजिट फोर्स ही नहीं लग रहा है तो फिर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होगा। और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अगर ये कांस्टेंट होगा तो उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगा। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और फिर वर्टिकल मोशन में पार्टिकल का फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, इसकी वजह से इतना एक्सेलरेशन पार्टिकल वर्टिकल मोशन में दिखाएगा, बराबर, वर्टिकल मोशन में दिखाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर व्हाई वी आर निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। व्हाई वी आर निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, है ना, व्हाई वी आर निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये एयर रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं। समझ लो एक ऐसी ट्रक है, लॉरी है, लॉरी है, एक ट्रक है ना, एक लॉरी है ऐसे है। ऐसा कोई तो ट्रक है विच इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, राइट में ऐसे ट्रक ऐसे मूव कर रहा है, राइट में ऐसे ट्रक मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मान के चलिए वेलोसिटी कुछ तो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड है। और इस ट्रक पर यहाँ पे कोई एक बच्चा खड़ा है, ऐसे ट्रक पर बच्चा खड़ा है, इसके हाथ में एक बॉल है, करेक्ट है। तो लॉजिक से बात है, अगर ये बच्चा ट्रक पर खड़ा है और ट्रक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो इस बच्चे का भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। इस बच्चे का वेलोसिटी या स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, करेक्ट है। बच्चे का स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, ये ध्यान रखना।
तो बच्चे का जो पैर है जहाँ पे खड़ा है, तो पूरे बच्चे का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ट्रक और बच्चे का तो स्पीड सेम ही रहेगा ना। तो अगर इस ट्रक का स्पीड फॉर सम इंस्टेंट वी अज्यूम दैट इट इज़ वी, तो वी दिखा देते तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें इसमें कोई इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। इसको मैं वी मीटर पर सेकंड बोल देता हूँ। तो कुछ वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम लोग, सिर्फ उसको बोल देंगे वी मीटर पर सेकंड है, बराबर। तो अगर ट्रक का स्पीड वी मीटर पर सेकंड है, तो इस बच्चे का जो हाथ है, उस हाथ का भी स्पीड कितना होगा फिर? उस हाथ का भी स्पीड कितना होगा? वी मीटर पर सेकंड ही होगा ना फिर। जो हाथ का स्पीड होगा वी मीटर पर सेकंड ही होगा। वी मीटर पर सेकंड होगा, यानी अब इस बॉल का जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बच्चे का स्पीड वी होगा, तो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी कितना हो जाएगा? वी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बराबर। अब देखो, अब देखो, अब बच्चा क्या करता है कि इस बॉल को ऊपर थ्रो कर देता है। इस बॉल को ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन असल में क्या होता है ना कि बच्चा जब इस बॉल को ऊपर थ्रो कर देता है, तो असल में चीज़ें कैसे होती है देखो। हम लोग एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, हम लोग एक रेफरेंस लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं ऐसे। हम लोग यहाँ से एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। अब समझ लो ट्रक आगे मूव किया, ट्रक समझ लो आगे यहाँ पे मूव किया, ट्रक समझ लो यहाँ पे ऐसे आगे मूव किया, करेक्ट है। ट्रक आगे ऐसे मूव किया, बराबर। अब एक सिंपल सी बात है, अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि बच्चा जब इस बॉल को ऊपर थ्रो करेगा ना, वो बॉल फिर उसके हाथ में ही आएगा, बॉल वो बच्चे के हाथ में ही आएगा। लेकिन आप भूल रहे हो कि ऑलरेडी उस बॉल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गया था, उस ट्रक का वेलोसिटी। ठीक है, उस बॉल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गया था, यानी उस ट्रक का वेलोसिटी, बराबर, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गया था उस ट्रक का वेलोसिटी। तो असल में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस बॉल ने फिर कौन सा पाथ कवर किया। तो बॉल इनिशियली आप मान के चलो कि बॉल इनिशियली यहाँ पे था, उस रेफरेंस लाइन पर मैं ऐसे ही दिखाता हूँ कि बॉल इनिशियली इस पॉइंट पर था, बॉल उस रेफरेंस लाइन को थोड़ा नीचे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी दिखाने में आसानी होगी। बॉल इनिशियली इस पॉइंट पर था, ऐसा मान के चलो कि बॉल इनिशियली इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर था, और उस बॉल को, और उस बॉल को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने दिया था वेलोसिटी का, वो था वी मीटर पर सेकंड, जो ट्रक का वेलोसिटी था, जो ट्रक का वेलोसिटी था। अब अपने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया,
बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, तो लॉजिक से बात है कि वो बॉल बच्चे के हाथ में आएगा, बराबर, वो बॉल बच्चे के हाथ में आएगा। लेकिन 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 आप यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर सकते हो, कि यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर सकते हो कि समझ लो कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई एक ऑब्जर्वर है, कि वो ऐसे बाहर खड़ा है, ग्राउंड ग्राउंड पर खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर एक ग्राउंड पर खड़ा है, ऐसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे ग्राउंड पर खड़ा है, तो वो इस बॉल के मोशन को देखेगा, तो उसको ये बॉल का जो मोशन है, जो बॉल का मोशन है, रिजल्टेंट मोशन है, वो कैसे दिखेगा, देखते हैं। देखो, तो हमने क्या किया था, मैं आपको थोड़ा सा क्विक ब्रशअप दे देता हूँ, कि एक ट्रक पहले से जा रहा था v/s से, इसका मतलब उस बच्चे का स्पीड भी v/s होगा, यानी उस बच्चे के हाथ का स्पीड भी v/s होगा। और अगर बच्चे के हाथ का स्पीड अगर v/s होगा, तो बच्चे के हाथ में जो बॉल था उसका स्पीड भी v/s होगा। तो हमको इस बॉल का क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया। क्या मिल गया उस बॉल का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस बॉल का क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया। इस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, बराबर, इस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, कंपोनेंट मिल गया, बराबर। अब बच्चे ने क्या किया, उस बॉल को थ्रो कर दिया वर्टिकली ऊपर, ऐसे वर्टिकली ऐसे ऊपर थ्रो कर दिया, बराबर, कुछ वेलोसिटी के साथ, वर्टिकल थ्रो कर दिया कुछ वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पे हमको ये मिल गया, ux मिल गया। ux ने ऐसे में नोटेशंस दे रहा हूँ, कुछ वेलोसिटी v/s के साथ हमको इस ट्रक का वेलोसिटी मिलती है v/s। और बच्चे ने उस बॉल को कुछ तो वर्टिकल वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो कर दिया, और वो वेलोसिटी था uy, ठीक है, uy। तो uy क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये यहाँ पे मिल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे मिल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम लोग इस बॉल का फिर पाथ ट्रेस करेंगे, तो एक लॉजिक से बात पता चलती है कि जब बच्चे ने बॉल को ऊपर ऐसे थ्रो कर दिया था, जब बच्चे ने इस बॉल को ऐसे, या ऐसे ऐसे बॉल दिखाया, तो जब बच्चे ने इसे बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया था, तो बॉल फिर से बच्चे के हाथ में आता है। देखो अब मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, अच्छे से इसको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देख लो अच्छे से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो बच्चा जब उस बॉल को थ्रो करता है ऊपर, तो फिर से वो उसके हाथ में आता है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो कि ये ट्रक भी लेकिन v/s इस वेलोसिटी से तो आगे आगे भी बढ़ रहा है ना, फिर ट्रक भी आगे बढ़ रहा है, ये बच्चा भी v/s के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जब बच्चा बॉल को ऊपर थ्रो कर देता है, तो बॉल उसके हाथ में फिर से वापस आ जाता है, तो बॉल जो है बच्चे के हाथ में फिर से वापस आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, अरे बस सर, तो ये पॉसिबल है बच्चों, ये इसलिए पॉसिबल है, मैं आपको समझा तो देखो, सोचो, मैंने बहुत ही स्लोली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि असल में चीज़ें क्या हो रही है। देखो सिनेरियो देखो कि ट्रक v/s के साथ आगे बढ़ रहा था, तो बच्चे का वेलोसिटी भी v/s है, तो उसकी जो हाथ है बच्चे का, उसका स्पीड v/s है, तो बच्चे के हाथ में जो बॉल है, तो उस बॉल को ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल चुका है v/s का, ux का वैल्यू, बराबर। अब बच्चे ने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो, विथ सम वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी। लेकिन आप ऑब्जर्व करते हो कि बच्चे के हाथ में वो बॉल वापस आ जाएगा,
यानी जो बच्चा ट्रक में खड़ा है वो महसूस करेगा, कि बॉल उसने जो थ्रो किया था वो ऊपर जाके उसके हाथ में नीचे आ गया। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, उसको फिर ये बॉल का पाथ दिखेगा, ये पाथ ऐसे दिखेगा बॉल का, उसको दिखेगा कि बॉल एक्चुअली ऐसे ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट है, बॉल एक्चुअली ऐसे ट्रेवल कर रहा है। थोड़ा एडजस्ट किया मैंने यहाँ पे डायग्राम को, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो बॉल ने ऐसे ट्रेवल किया, यानी ये नहीं, ये नीचे वाला रीजन नहीं, ऊपर वाला रीजन बोल रहे, ये नीचे वाला ऐसे रेफरेंस लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसका। तो बॉल का एक्चुअली ऐसे मोशन हो गया था, ऐसे मोशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक सिंपल सी चीज यहाँ पे नोट डाउन हो रही है कि जो बच्चा ट्रक में खड़ा है उसको सिर्फ इतना महसूस हो रहा है कि देखो, जो बच्चा ट्रक में खड़ा है उसको सिर्फ इतना महसूस होगा कि बॉल ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है उसको उस बॉल का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा है, करेक्ट है, उसको इस बॉल का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा है। तो जो बच्चा ट्रक में खड़ा है उसको सिर्फ उस बॉल का एक वर्टिकल वेलोसिटी ही दिखा है, यानी बॉल ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है, यानी बॉल सीधा ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। तो जो बच्चा ट्रक में खड़ा है उसको उस बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन दिखा ही नहीं, ठीक है, उसने वो महसूस ही नहीं किया। क्यों नहीं महसूस किया? क्योंकि वो बच्चा ट्रक के साथ 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो ट्रक का वेलोसिटी, बच्चे का वेलोसिटी और बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सारे सेम है, करेक्ट। तो बच्चे का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल सेम है, तो बच्चे का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉल जीरो हो गया। हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हम लोग ये चीज जान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दैट, ये जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है इसको हम लोग या पर्सन हम लोग बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बॉल। मैंने ये फार्मूला आपको बताया था ना कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दैट इज ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ना। यानी जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो बी इसमें रेफरेंस होता है और ए जिसका वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने वो होता है। ये हमने पिछली बार पढ़ा था, ये आपको मालूम है सबको, अच्छे से पढ़ाई कर लेना इसको, ठीक है। तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी, यानी पर्सन, वो जो ट्रक पर खड़ा है जो पी है और उसके हाथ में जो बॉल है वो बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ले रहा हूं मैं, बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी बी एक्स, ऐसे बोल दो बी एक्स। तो पर्सन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है और बॉल का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होके पर्सन का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉल वो जीरो आ जाता है। इसकी वजह से हमको क्या करता है कि वो बच्चे को उस बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन दिखता ही नहीं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो रहा है ना उस बच्चे का विद रिस्पेक्ट टू बॉल, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बॉल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट क्या होता है। यानी यहाँ पे काम कर रहे हैं कि ट्रक का वेलोसिटी समझ लो चेंज नहीं हो रहा, ट्रक का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उस बच्ची का वेलोसिटी भी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, तो बॉल का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस बच्ची का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जीरो है,
इसकी वजह से ये बच्चा ट्रक पर जो खड़ा है उसको सिर्फ बॉल का वर्टिकल मोशन ही दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस बच्चे का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है। तो जो बच्चा ट्रक पर खड़ा है उसको सिर्फ इतना दिखेगा कि बॉल को उसने ऊपर थ्रो कर दिया और बॉल नीचे आ गया। ये ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला पार्ट। सो यू शुड रिमेम्बर दिस पार्ट कि ये जो बच्चा ट्रक पर खड़ा है उसको सिर्फ इतना महसूस होगा कि ये बॉल ऊपर गया और हाथ में नीचे आ गया। उसको हॉरिजॉन्टल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। और रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना है मैंने अभी आपको समझाया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बी यानी यहाँ पे रेफरेंस हो गया और जिसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो हमारा ए हो गया। इसको भूलना मत, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, ट्रक के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ऐसे बोल दो हम लोग, उस आदमी यानी पर्सन, पी यानी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पर्सन, कोई पर्सन खड़ा है। बी का मतलब बॉल। तो अगर हमने पर्सन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अगर निकाला रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है, v है, v मीटर के साथ वो राइट में जा रहा है, और बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या है, v है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन निकल के आंसर क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर्सन का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है विद रिस्पेक्ट टू बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो उसकी वजह से इस बच्चे को उस बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन दिखेगा ही नहीं। जो ट्रक पर खड़ा है, जो बच्चा ट्रक पर खड़ा है, उसको उस बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन दिखेगा ही नहीं। उसको सिर्फ इतना दिखेगा कि बॉल ऊपर गया और नीचे आ गया। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पर खड़ा है उसका खुद का वेलोसिटी 0 है ना, उसका खुद का वेलोसिटी 0 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्सन नंबर 2, और ये हमारा बच्चा जो ट्रक पर खड़ा है उसको बोलेंगे पर्सन नंबर 1। तो पर्सन नंबर 1 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी, पर्सन नंबर 1। और जो जो बंदा ग्राउंड पर खड़ा है उसको बोलेंगे पर्सन 2। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पर खड़ा है उसका तो वेलोसिटी 0 ही होगा ना, ग्राउंड के फ्रेम में उसका वेलोसिटी 0 होगा ग्राउंड के फ्रेम में, क्योंकि वो खड़ा है ना, स्टेडी है। तब अगर हमने पर्सन नंबर 2 का वेलोसिटी अगर निकाला, पर्सन नंबर 2 का रिलेटिव वेलोसिटी निकाला विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल अगर निकाला, तो वो कैसे निकालेंगे, Vp2 माइनस Vbx बराबर। तो इसका मतलब तब अब इस पर्सन नंबर 2 का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल 0 नहीं हो रहा है। इसलिए इस पर्सन को फिर बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन भी दिखेगा और वर्टिकल मोशन भी दिखेगा। ये ध्यान रखना, ये चीज है उसके पीछे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो नाउ यू आर here seeing the projectile motion in this part also. So that's why from an exam point of view projectile motion is a very very important concept। और मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग एयर रेस्टर्स क्यों निगलेक्ट करते हैं। तो आप मुझको बताओ, ये इस ट्रक में जो बच्चे ने बॉल को ऊपर थ्रो किया उसके हाथ में नीचे आ गया ना, इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो बॉल ने भी प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, लेकिन वो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये किसको महसूस हो रहा है, ऑब्जर्वर विच इज ऑन द ग्राउंड। लेकिन जो बच्चा ट्रक पे खड़ा है
उसको उसको उस बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ वो वर्टिकल मोशन ही दिख रहा है कि वर्टिकली ऊपर जा रहा है, वर्टिकल नीचे आ रहा है। लेकिन असल में यहाँ पे बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ था। तो बॉल के प्रोजेक्टाइल मोशन में होते वक्त एयर यहाँ पे इन्वॉल्व थी इस ट्रक में भी, लेकिन एयर ने ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कंपाउंड फिर चेंज होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपाउंड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा यहाँ पे नहीं लग रहा है बॉल के हॉरिजॉन्टल मोशन को। और बट ऑफ इस बॉल का जो वर्टिकल मोशन है उसको तो ऑपोज करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको तो ऑपोज करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे ये, इस एग्जांपल से ये बात समझ में आ रही है कि वो बॉल ऊपर जाके जब बच्चे के हाथ में नीचे आएगा, बॉल ऊपर जाके जब बच्चे के हाथ में नीचे आएगा वो कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि वो बॉल एयर में कितनी देर रोका था, यानी बॉल वर्टिकली कितना ऊपर गया है, वर्टिकली कितना ऊपर गया और उसको आने में टाइम कितना लगेगा। यानी बॉल ऊपर जाके जब बच्चे के हाथ में नीचे आ गया तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है उस बॉल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पर, नॉट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बॉल ऊपर जाके जब हाथ में नीचे आएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उस बॉल के वर्टिकल वेलोसिटी पर, नॉट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर। ये तो आपको यहां से दिख रहा है ना। तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो बॉल बच्चे के हाथ में कब आएगा। तो जो बॉल बच्चे के हाथ में आएगा वो कब आएगा, ये डिपेंड करता है उस बॉल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पर। ये तो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। पर चल, तो यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कोई चीज़ को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, समझ लो पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से ट्रैवल करके समझ लो पॉइंट ए की तरफ चला गया, उसके बाद पॉइंट बी की तरफ चला गया। तो प्रोजेक्टाइल को एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद वो ग्राउंड पर कब लौटेगा ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के, उसके वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पर, नॉट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यही हमको पढ़ना था, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। तो इसको हम लोग 2 मिनट में प्रूव कर लेते हैं। वो कैसे देखो, वो कैसे देखो। तो यहाँ पे नोटन हम लोग ऐसी चीज कर रहे हैं, यहाँ पे नोटन ऐसे हम लोग चीज कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी प्रोजेक्टाइल ऊपर जो जाके जब नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन vertical component of the velocity, vertical component of velocity of projectile। प्रोजेक्ट ये मैंने कहाँ से प्रूव कर लिया, ये यहाँ से प्रूव कर लिया। ये ट्रक वाले एग्जांपल में, ट्रक के में जो बच्चा खड़ा है वो बॉल को जब ऊपर थ्रो करेगा तो ऊपर जाके नीचे आएगा। यानी ट्रक वाले बच्चे को सिर्फ इतना ही महसूस हो रहा है कि उस बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट महसूस हो रहा है, उसको उस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी, बच्चे का वेलोसिटी और बॉल का वेलोसिटी सेम है। लेकिन जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर खड़ा है वो देख पा रहा है कि बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये फिर बोल सकते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि तो बॉल यहाँ पे असल में बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा रहा है और बॉल ने कहाँ से तो पॉइंट ओ से स्टार्ट किया होगा और जब हाथ में वापस लौट के आएगा वो पॉइंट बी हम लोग उसको बोल देते हैं। यानी बॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल ने इनिशियल जहाँ से शुरू किया था तो वापस फिर से हाथ में आने के लिए या वापस फिर से ग्राउंड पर आने के लिए
जितना टाइम लेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, बराबर। जितना टाइम वो लेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ डिपेंड करता है वर्टिकल कंपाउंड ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि ये ट्रक का बच्चा तो वर्टिकल कंपाउंड ही देख पा रहे हैं ना। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन क्या होता है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम लोग यहाँ पे जब प्रोजेक्ट करते हैं, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सिंपल तरीके से। जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल पॉइंट ओ से, या कोई भी पॉइंट ले लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन ये होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन ये होता है टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल to complete its whole journey, to complete its whole journey। होल जर्नी यानी पॉइंट ओ से स्टार्ट करके फिर से वापस ग्राउंड पर आ जाना, यानी ग्राउंड से आपने प्रोजेक्टर को थ्रू किया तो वापस ग्राउंड पर आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दो चीज़ से बना होता है, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ है। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, यानी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट ओ से लेके ए तक प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, तो आप अभी देख सकते हो कि पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट लगेगा, ऊपर जाना है ना, टाइम ऑफ असेंट टी ए, करेक्ट है, टी ए। और टाइम ऑफ डिसेंट, और ऊपर से नीचे आना, इसको जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और इन दोनों को मिला के जो होल जर्नी का टाइम ऑफ होता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टोटल टाइम इन द एयर, यानी प्रोजेक्टाइल कितने वक्त तक एयर में था, प्रोजेक्टाइल कितने वक्त तक एयर में था, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल टाइम इन एयर, टोटल टाइम इन एयर। लेकिन जो ट्रक का एग्जांपल था उससे तो हमने ये प्रूव किया, ट्रक के एग्जांपल से हमने ये प्रूव किया कि प्रोजेक्टाइल का जो बॉल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी उस बच्चे ने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, तो ऊपर जाके नीचे आने के लिए, यानी इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दिखाने के लिए, यानी ओ से लेके बी तक टोटल टाइम को फ्लाइट करने के लिए जो टाइम लगता है वो सिर्फ वर्टिकल कंपाउंड की वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रक का बच्चा तो उसका वर्टिकल कंपाउंड ही देख रहा है ना। तो बस यही से हमारा आंसर फिर आ जाएगा, यही से हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर इम्पोर्टेंट है तो वी कैन यूज अ सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन वो ये है कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वर्टिकल मोशन के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताया था ना, जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वी इज इक्वल यू प्लस ए टी होता है, लेकिन जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है ना, तो ए की जगह पर जी डाल दो, क्योंकि जी का तो डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है ना, तो इसलिए जी का हम लोग हमेशा माइनस ले लेते हैं। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, तो मैंने आपको पिछले बार ये साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे आएगा, साइन कन्वेंशन हमारा जी का ही निगेटिव होता है, तो इसलिए ए की जगह पर माइनस जी डाल रहे हैं टाइम टी, और वर्टिकल वेलोसिटी कंपाउंड यू वाई और वी वाई। ये हमारा हो गया इनिशियल
वेलोसिटी और हमारी ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का है हमको काम है, तो हॉरिजॉन्टल लेने की कोई जरूरत भी नहीं है अपने को। बस बस अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाइंग काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन फ्रॉम O to A, फ्रॉम O to A, काइनेमेटिक इक्वेशन फ्रॉम O to A। तो अगर O to A काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो O से A जाने के लिए तो उस प्रोजेक्टर को जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। अब आपको मालूम है कि पॉइंट ए पर आने के बाद प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा ना, पिछली बार तो मैंने आपको प्रूव किया था। प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा पॉइंट ए पर। सिर्फ प्रोजेक्टाइल को कौन सा कंपोनेंट रह जाता है, हॉरिजॉन्टल, उसमें कोई चेंज नहीं होता सिर्फ। तो पॉइंट ए पर आने के बाद प्रोजेक्टाइल का जो फाइनल वेलोसिटी, यानी समझ लीजिए यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा के साथ उसको प्रोजेक्ट किया था और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था यू एक्स, लेकिन हॉरिजॉन्टल का हमको कुछ लेना देना नहीं है और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गया ना फिर। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई था हमारा था यू साइन थीटा और फाइनल वेलोसिटी पॉइंट ए पर आने के बाद जीरो था, तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी है। तो इससे हमको टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा। वो टाइम ऑफ एसेंट क्या मिल गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा अपॉन जी। इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्ट का वर्टिकल का तो यू साइन थीटा और पॉइंट ए पर जाने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अजम्पशन हमने ये किया था, also we have neglected air resistance, we have neglected air resistance, air resistance, we have neglected the air resistance, it means we have neglected air resistance, it means time of ascent should be equal to time of descent। अगर एयर रेजिस्टेंस अगर आपने निगलेक्ट कर लिया तो बॉल को ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए बॉल जितना डिस्टेंस कवर करता है उतना ही डिस्टेंस नीचे आने के लिए कवर करेगा ना। अगर उस बच्चे के अगर कॉन्टेक्स्ट में, अगर जो बच्चा ट्रक पर खड़ा था उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो देखो उसने जब बॉल को जब थ्रो किया था तो बॉल जितना ऊपर डिस्टेंस कवर किया उतना ही नीचे नीचे आने के लिए डिस्टेंस कवर करेगा ना। यानी बॉल ने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया या डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया तो डाउनवर्ड डिस्टेंस दोनों भी सेम ही रहेंगे। तो एयर डिस्टेंस को अगर हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही होना चाहिए ना। फिर प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही होना चाहिए। तो इसका मतलब टी डी का भी वैल्यू कितना आ गया, यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया। देखो कितना आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं, यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया। और फिर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो डेरिवेशन है वो हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। देयरफॉर हम लोग नोटेशन यूज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का नोटेशन टोटल टाइम, कैपिटल टी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, और यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया इज इक्वल आ गया टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और ये डायरेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम होता है ये, एसेंट और डिसेंट को मिला के, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, द टाइम ऑफ फ्लाइट, बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट।
तो इसलिए ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये वाला एग्जांपल। तो हमको 2 मिनट में डेरिवेशन का फॉर्मूला याद होना चाहता है कि असल में वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है। इवन दो इट लुक लाइक अ प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, बट ट्रक के फ्रेम से देखेंगे तो इसे वर्टिकल मोशन ही दिखा रहा है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है उसको भी वर्टिकल वेलोसिटी दिख रही है, वर्टिकल कंपोनेंट, और जो बंदा ट्रक पर खड़ा है उसको भी वर्टिकल वेलोसिटी दिख रही है। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो दोनों तरफ दिख रही है, ग्राउंड के रेफरेंस से और ट्रक के रेफरेंस से, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ ग्राउंड के रेफरेंस से दिख रही है, ट्रक के रेफरेंस से दिख ही नहीं रही, क्योंकि वो जो बंदा ट्रक पर खड़ा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल। इसकी वजह से ऐसा चीज हो रहा है, क्योंकि बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का और उस बंदे का स्पीड वो उस दोनों का सेम ही है, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी महसूस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ये अजम करके ही मैंने अभी इसको इसको प्रूव कर लिया। देखो कितने आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, नो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में और एक डेरिवेशन होता है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन आपको इस पर पूछता है, वो एक 3 मार्क्स के लिए पूछता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर। आपको अभी जो पिछला वाला हमने जो डेरिवेशन निकाला था उसका एक वो 3 मार्क के लिए पूछ सकता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट reached by projectile, reached by projectile। reached by projectile। अब बच्चों, अब देखो इंटरेस्टिंग, ये वाला एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों बन रहा है। देखो ये वाला एग्जांपल इतना इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, तो इससे आपको एक चीज समझ में आ सकती है। देखो वो ये है कि फिर से देखो, हम लोग ट्रक की रेफरेंस से ही देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ट्रक के रेफरेंस से देखेंगे तो इस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया, ये किस पर डिपेंड कर सकता है, फिर से वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट पर। क्यों, क्योंकि मुझको बताओ, ये जो बच्चा या जो पर्सन ट्रक पर खड़ा है वो बॉल की जो हाइट देखेगा, उसको जो हाइट महसूस होगी वो डिपेंड करता है उसने बॉल को वर्टिकल वेलोसिटी कितना दिया था। जितना ज़्यादा वर्टिकल वेलोसिटी वो दे देगा उतना आपको इस बॉल का हाइट आपको मिल जाएगा। यानी उस बच्चे ने बॉल को जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया था उस पर डिपेंड करता है हाइट कितना रीच होगा, मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल पर डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि बच्चे को इस हॉरिजॉन्टल मोशन दिख ही नहीं रहा है बॉल का। तो वही कंटेस्ट हम लोग फिर से यूज करेंगे। देखो यानी यानी पॉइंट समझ लो, ओ से लेके ए, उसके बाद बी। तो देखो हाइट आपको कब मिलेगा, हाइट आपको कब मिलेगा, देखो जब हम लोग बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं दो वेलोसिटी से ux और uy यानी हमारा u sin थीटा हो जाता है, करेक्ट है। तो बॉल हाइट कितना रीच करेगा ये डिपेंड करता है उसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर, करेक्ट है। और टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ असेंट, ओ से लेके ए तक ही अपने को हाइट मिलेगा ना, तो टाइम कितना है, तो ओ से लेके ए तक जब जाएंगे तभी आपको हाइट मिलेगा ना फिर। तो वो वहाँ पे टाइम ऑफ असेंट ही इंपॉर्टेंट होगा। या हम लोग बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, या हम लोग अगर बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कितना हाइट रीच किया ये कैसे पता चलेगा आपको, देखो तो दो चीज़ों पर पता चलेगा कि बच्चे ने इसको बॉल को वर्टिकल
वेलोसिटी कितना दिया था, और वो भी ड्यूरिंग टाइम ऑफ असेंट, यानी बॉल जब ऊपर जा रहा था तब टाइम ऑफ असेंट के वक्त ही अपने को हाइट मिल जाएगा। यानी जो यहाँ पे बच्चा खड़ा था ट्रक पर, ऐसे ट्रक पर खड़ा था, तो उसने जो बॉल को ऊपर ऐसे थ्रो कर लिया, तो बॉल जब ऊपर जा रहा है तब उस ऊपर जाने के जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। तभी आपको मिलेगी कितना हाइट उसने कवर किया, बॉल ने कितना हाइट कवर किया, तभी आपको मिलेगा। यानी इस बच्चे ने उस बॉल को उस ट्रक के रेफरेंस से देखेंगे तो कुछ वर्टिकल वेलोसिटी दिया था, और ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ असेंट लगेगा। करेक्ट है। टाइम ऑफ डिसेंट की फिलहाल जरूरत नहीं है, हाइट का एक्सप्रेशन निकालते हो, है ना। तो बॉल का जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा यू वाई, और जो टाइम ऑफ असेंट लगेगा, इन दोनों पर डिपेंड करता है कि बॉल कितना हाइट रीच करेगा। इन दोनों पर ही बस डिपेंड करता है, वर्टिकल वेलोसिटी बॉल और टाइम ऑफ असेंट, बस। और प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा फिर ये चीज़। तो हम लोग इसके लिए अब काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग काइनेमेटिक इक्वेशन, अप्लाइंग काइनेमेटिक इक्वेशन बिटवीन ओ टू ए। तो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है ना अपना, जो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हो गया ना, लेकिन हमने इसमें चेंज किया था फॉर वर्टिकल मोशन के लिए। तो हाइट अचीव हुआ था प्रोजेक्टाइल, तो उसमें ये आ जाएगा u की जगह पर यू वाई आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और टाइम ऑफ असेंट यहाँ पे लग जाएगा, ऊपर जाने का टाइम, और यहाँ पे g आ जाएगा माइनस ए की जगह पर माइनस g आ जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर यानी टी ए स्क्वेयर आ जाएगा, बराबर। करेक्ट है। तो बस यू का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा है, और अभी हमने टाइम ऑफ असेंट निकाला था, वो कितना था, यू साइन थीटा अपॉन जी था, माइनस हाफ जी यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर आएगा। तो बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ से जी और यहाँ से जी कट गया, तो कॉमन क्या निकल के आ सकता है यहाँ से, यहाँ से इन दोनों से कॉमन निकल के आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ब्रैकेट में रहेगा, फिर वन बचेगा नहीं, यहाँ पे वन बचेगा, और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, हाफ बचेगा, बाकी का तो हमने कॉमन निकाला। तो इससे जो हाइट का एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा ऐसे, टू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू जी। लेकिन लेकिन प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा ये किस पर डिपेंड करेगा, ये साइन थीटा पर डिपेंड करेगा ना, यानी कि आपने कितना एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया था। अब एक मुझको चीज बताओ बच्चों, आप लोग एक चीज बताओ, अगर यहाँ से हमको अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मुझको बताओ, ये जो इस एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, वन होता है ना। सी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू वन। मैथमेटिकली आपको मालूम है ना कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है एट 90 डिग्री पर होता है। तो अगर हमने थीटा को अगर एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इससे ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती साइन थीटा के बराबर ना। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वन होगा, तो वो पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग जब निकालेंगे तो वो यू स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को हम लोग 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया, इसका मतलब तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही जीरो हो गया ना। बस दिस इज टुडेज पार्ट, थैंक यू सो मच।